हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई न्यूटन लॉ। जैसे हमने अपने अर्लियर वीडियो में किया था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कर लिया था हमने। अब हम करते हैं भाई न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? न्यूटन का सेकंड लॉ। अब सबसे पहले जो टर्म आई थी मोमेंटम, क्या टर्म आई भाई? मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करने के लिए भाई पी से लिखता हूं। किससे लिखता हूं? पी से। अब मोमेंटम क्या बताया? मोमेंटम बताया क्या भाई? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्या है भाई? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब कि P मैथमेटिकली लिखूं, P इज इक्वल टू में मास हो गया ऑब्जेक्ट का m, इंटू में वेलोसिटी, इंटू में अगर मैं लिखूं वेलोसिटी v। अब वेलोसिटी इनिशियल भी हो सकती है, फाइनल भी। अगर आपने वेलोसिटी के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारी अर्लियर वीडियोस में जाके पढ़ सकते हैं। तो दो टाइप की वेलोसिटी होती है, इनिशियल और फाइनल। तो ये भी हो सकता है P इज इक्वल टू एम वी, या दूसरा लिख सकता हूं P इज इक्वल टू में एम यू मींस द इनिशियल वेलोसिटी। तो दोनों हो सकता है। तो मोमेंटम क्या बताया? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है भाई, ये मान लिया कि आपके पास, मैं मानूं कि ये P1 मान लिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, ये P2 मान लिया, ये फाइनल वेलोसिटी है। दोनों ही मोमेंटम है, दोनों ही क्या है? मोमेंटम है। ठीक है भाई। अब अगर मैं डिपेंड की बात करूं तो जो मोमेंटम रहेगा डिपेंड करेगा किस किस पे? मास पे भी डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे भी। किस पे डिपेंड करेगा? मास पे भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी, दोनों पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब अगर मोमेंटम का लूं तो मास पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो। तो दोनों के पास क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है भाई? जितना मोमेंटम बढ़ेगा उतना ही मास बढ़ेगा, जितना मोमेंटम बढ़ेगा उतनी ही वेलोसिटी बढ़ेगी। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। कहने का मतलब अगर ये चीज राइज कर रहा हूं तो ये भी उतनी ही राइज होगी जितना पहले वाला राइज हुआ है। ठीक है। तो मोमेंटम आपके पास टर्म हुआ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। अभी कैसी क्वांटिटी है भाई? ये, क्योंकि वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अगले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। वेलोसिटी क्या बताया था? वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इंप्लाइज मोमेंटम इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा जी, अब एसआई यूनिट की बात करूं। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो एसआई यूनिट क्या होगी? अब एसआई यूनिट की बात करूं, मास इंटू में वेलोसिटी। मास किस में होता है भाई? किलोग्राम में होता है। वेलोसिटी किस में बताई थी? वेलोसिटी बताई थी किस में? मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास आ गया एसआई यूनिट। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम। ठीक है भाई। तो ये आपके पास था मोमेंटम के। अब हम करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। अब भाई न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने के लिए मैं क्या करता हूं? मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं। तो मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट, फर्स्टली ए ऑब्जेक्ट हो गया, ये कोई ऑब्जेक्ट बी, पोजीशन सेम साइज की। ठीक है। कहने का मतलब कि मैंने कुछ फोर्स लगाया है इस पे, ये इसका कुछ मास है भाई m, सेम ऑब्जेक्ट है, मास भी m ही हो गया। अब एट पॉइंट टी, जब कोई भी टाइम नहीं ट्रेवल कर रहा था तो यहाँ पे इनिशियल, जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? इनिशियल वेलोसिटी है u। जब टाइम t ट्रेवल करके ये मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट तो इसकी फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या आ गई? v। ठीक है, क्योंकि ट्रेवल करेगा तो क्या आएगी? ठीक है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या बताया? न्यूटन के सेकंड लॉ ने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को p लिख सकता हूं, is directly proportional to force। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? फोर्स के। कैसे भाई? देखते हैं कि रेट का मतलब होता है भाई टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम। की टाइम के साथ में जो चेंज हो रहा है मोमेंटम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका रहेगा? फोर्स के। देखते हैं भाई। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले मैं मोमेंटम निकालता हूं भाई। फर्स्ट ए ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या निकालता हूं? फॉर ऑब्जेक्ट ए, और ये ऑब्जेक्ट बी के लिए भाई। ठीक है। इसका मोमेंटम निकालता हूं। मान लिया इसका मोमेंटम मैंने मान लिया P1 इज इक्वल टू में क्या आएगा? मोमेंटम मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी।
ठीक है, उसका मोमेंटम निकालता हूं, P2 मान लिया, इज इक्वल टू में क्या आएगा, मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी v है उसकी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब ये तो खाली मोमेंटम आया, अब मैं चेंज इन मोमेंटम निकालता हूं। चेंज इन मोमेंटम मतलब कि भाई चेंज का मतलब मैं घटाता हूं, अब चेंज इन मोमेंटम मतलब घटाना है, घटाना कहां से, बड़े में से छोटा घटाया जाता है, मींस अब डेल पी आ गया मेरे पास, जो चेंज इन मोमेंटम हुआ P2 माइनस में P1 इज इक्वल टू, मैं अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आया mv माइनस में mu, यही होगा भाई। अब एक चीज है, मास दोनों का सेम है, मास कॉमन आउट ले सकता हूं, मास कॉमन आउट लिया, m कॉमन आउट ले लिया, बच गया क्या अंदर, v माइनस में u, ये आपके पास बचा चेंज इन मोमेंटम, मींस डेल पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, दैट इज m इंटू में v माइनस में u। अब क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब जितने टाइम में, अब 0 से t टाइम तक गया था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो अब मेरे पास क्या आया, दिस इंप्लाइज, अब यही डेफिनेशन से रेट ऑफ चेंज मोमेंटम का, तो ये मेरे पास चेंज इन मोमेंटम तो ये आया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बता रहा है फोर्स के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के। अब प्रूव कर सकता हूं कैसे भाई, फोर्स क्या पढ़ा है, फोर्स हमने पढ़ा है अभी कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग में मास इंटू में एक्सेलरेशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अगर ये वैल्यू इसके बराबर आ गई तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। अब देखते हैं कैसे आएगी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो आया m v माइनस में u अपॉन में t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, अब एक चीज मैं यहां से नोट करता हूं, m को बाहर लिख लेता हूं भाई, m को मैंने लिख लिया बाहर, एक बार ये बाहर लिख लिया, देन v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। कहने का मतलब हमने पढ़ा हुआ है अपनी अर्लियर वीडियोस में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में a इज इक्वल टू में v माइनस यू बाई टी। अब यहां से v माइनस यू बाई टी की वजह क्या रख सकता हूं, a, देन दिस इंप्लाइज m तो था ही इंटू में, इस जगह की वैल्यू को मैं क्या पुट कर रहा हूं, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, देन दिस इंप्लाइज f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया आपके पास ma इज इक्वल टू, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं कोई कांस्टेंट यूज करता हूं भाई, क्या यूज करता हूं, कोई कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को मैंने मान लिया f इज इक्वल टू में k कोई कांस्टेंट मान लिया ma, इस k की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया 1, k की वैल्यू को मैंने क्या पुट कर दिया 1, देन f इज इक्वल टू में ma, फोर्स इज इक्वल टू में मास इनटू में एक्सेलरेशन। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ डेरिवेशन, ये आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ का डेरिवेशन है। सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बल पे हम न्यूटन के सेकंड लॉ को निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपके पास आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। ओके, अब भाई ये तो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ हुआ, क्या कि F इज इक्वल टू में ma। अब अगर SI यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं, SI यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो देखो F इज इक्वल टू में मास तो किसमें होगा, किलोग्राम में, मास होगा किलोग्राम में, एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होती है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे पास SI यूनिट बनी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या दूसरा साइंटिस्ट ने अपने नाम के ऊपर इसके SI यूनिट को डाल दिया क्या, न्यूटन, जिसको कैपिटल N से डिनोट किया गया, मींस F इज इक्वल टू में आप न्यूटन भी बता सकते हैं SI यूनिट, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो है आपके पास SI यूनिट। अगर मैं बात करता हूं CGS यूनिट की, किसकी बात करता हूं, CGS यूनिट की, तो CGS यूनिट में क्या होगा, मास तो किसमें हो जाएगा, ग्राम में, मास किसमें होगा, ग्राम में, एक्सेलरेशन किसमें हो जाएगा, मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड रहना ही है। अब अगर इसको दूसरे टर्म में मैं अगर बोल लूं न्यूटन के जैसा ही, तो ये इसकी CGS यूनिट होती है भाई डाइन, क्या होती है, डाइन। अगर कन्वर्जन करने की बात आए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन के बराबर, तो सिर्फ आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन के बराबर होता है भाई। SI यूनिट इज इक्वल टू CGS यूनिट को अगर बराबर करता हूं तो 10 रेज़ टू पावर 5। कैसे भाई, क्योंकि किलोग्राम था, ये ग्राम था, इसको अब किलोग्राम को अगर ग्राम में बनाऊंगा तो 1/1000 करूंगा, 1/1000। मीटर को सेंटीमीटर को मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/100। तो मेरे पास क्या हुआ कि 1 किलोग्राम में तो होते हैं भाई 1000 ग्राम, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड तो कैंसिल आउट क्योंकि सेकंड तो सेम है,
तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर, इसलिए मैंने लिखा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन के बराबर। अब अगर मैं बात करूं न्यूटन सेकंड लॉ के एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई फील्डर होता है, जब फील्डर होता है, जब बैट बॉल खेलता है तो कैच पकड़ने के लिए, बॉल को कैच पकड़ने के लिए क्या करता है, अपने हाथ को मोमेंटम के अकॉर्डिंग लेता है। मतलब बॉल अगर आप ऐसे खड़े हो गए तो बॉल आ जाएगी, पड़ जाएगी नीचे, बट अगर आप उसको मोमेंटम दे रहे हो बॉल के साथ, उसी की वेलोसिटी के साथ मोमेंटम ले रहे हो बॉल को, तो क्या हो रहा है, वहां पे वो कैच इजीली पकड़ सकता है। या फिर दूसरी में अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कराटे प्लेयर होते हैं, वो ब्रिक्स को मतलब ईंटों को तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, अब वहां पे वो अपने मोमेंटम के साथ में उसके एकदम, जब जैसे ही आपका मोमेंटम चेंज कर देते हैं वेलोसिटी के साथ में, तो क्या कर देते हैं वहां पे उसको मतलब जो स्लाइम, या फिर मैं बात करूं कि सिल्ली होती है या किसी को तोड़ देते हैं, मतलब ब्रिक्स को तोड़ देते हैं, तो वो क्या आता है न्यूटन सेकंड लॉ के। ठीक है भाई। अब आता है न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या आता है भाई न्यूटन का थर्ड लॉ? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताया भाई, यही से बता रहा हूं, न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में बताया क्या कि एवरी एक्शन, मैंने बताया था पहले भी, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब ये, मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था अपने अर्लियर वीडियो में कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉल को आपने थ्रो अप किया है कहां पे, दीवार पे, तो आप वापस आपके हाथों में आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उतना ही अपोजिट रिएक्शन हो जाता है। कहने का मतलब मैं अगर मैथमेटिकली बताऊं क्या, कि अगर मैं दीवार की तरफ कोई फोर्स लगा रहा हूं, मान लो मैंने F1 अपना फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने F1 अपना फोर्स लगाया कहां पे, दीवार की तरफ। अब दीवार भी कुछ अपना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, दीवार भी कुछ अपना फोर्स एक्सर्ट कर रही है F2, ठीक है। अब ये तो जो F2 वाल, ये किसने लगाया, वाल ने, ये किसने लगाया, मैन ने। कोई काम हो रहा है इन दोनों के बीच में? अगर मैं दीवार को धक्का मार रहा हूं तो कुछ वर्क डन हुआ है? नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब हो गया अगर दोनों फोर्स को जोड़ दूंगा तो इज इक्वल टू 0, कोई काम ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। F1 प्लस F2 करने के बाद 0, इसका मतलब F1 इज इक्वल टू में माइनस का F2, अगर इस F2 को उधर लेके जाऊंगा। कहने का मतलब अगर मैं फॉरवर्ड में फोर्स लगा रहा हूं तो जो दीवार है, जो वॉल है, वो कहां लगा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस F1 इज इक्वल टू माइनस का F2। यही आपके पास बताया क्या, न्यूटन का थर्ड लॉ। और यहाँ पे आपके पास ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ अर्लियर वीडियो में कर चुके थे, सेकंड और थर्ड लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।